हेलो दोस्तों। तो अभी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कक्षा 6 का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का भूगोल का चैप्टर नंबर 4। तो कक्षा 6 की आप एनसीईआरटी की भूगोल की बुक निकालिए, उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। अब तक हमने 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा। ये एनसीईआरटी की सीरीज है जो मेरे चैनल पे है, चल रही है। इसमें मैं आपकी क्लास 6 से लेके कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की एक एक चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और डिटेल में हम समझेंगे एक एक चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम भूगोल का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अपनी बुक में निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 4 इज मानचित्र। आपने नाम तो सुना ही होगा, मानचित्र। ठीक है, देखिए आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब ग्लोब के बारे में आप जानते हो ना। ये ग्लोब क्या होता है, मैंने बताया था आपको। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का लघु प्रतिरूप होता है। ये क्या होता है बच्चों, पृथ्वी का लघु प्रतिरूप होता है। ठीक है, ठीक, ये हम ग्लोब पढ़ चुके थे अब तक। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपना देश या राज्य या जिला या शहर या गांव, ये आप जानते हैं देश क्या होता है। जैसे हमारा देश क्या है बच्चों, भारत। हमारा देश क्या है, भारत। राज्य क्या होते हैं, देश में राज्य होते हैं। देश में छोटे छोटे राज्य होते हैं। देश को राज्यों में बांटा जाता है। हमारे देश को किसमें बांटा हुआ है, राज्यों में। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो आप किस राज्य के निवासी हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, राज्य। फिर राज्य में होता है जिला, तो आप अपना जिला भी बताइएगा कि आप किस जिले के निवासी हैं। तो राज्य में क्या हो जाता है बच्चों, जिला। फिर जिले में होते हैं शहर या गांव। तो अगर आप गांव के निवासी हैं तो आप अपना गांव का नाम बताइए, और अगर आप शहर के निवासी हैं तो अपना शहर बताइएगा। तो ये आपको समझ में आया क्या क्या होता है। तो देश सबसे बड़ी इकाई है, देश से छोटा राज्य, राज्य से छोटा जिला, जिला से छोटा शहर, और शहर से छोटा गाँव। ये शहर से छोटा नहीं कह सकते, जिला, जिला के बाद शहर, और शहर गांव। तो मतलब कई कई गांव बड़े होते हैं लेकिन जनसंख्या शहरों में ज्यादा निवास करती है। ठीक है, तो शहर से छोटा ही मानेंगे गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। तो आप ग्लोब पे थोड़ी ना अपने गांव और शहर का अध्ययन कर पाओगे। हाँ, आप पूरी पृथ्वी का अगर अध्ययन करना चाहते हो तब आप ग्लोब से देख सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने गाँव का या शहर का अध्ययन करना है तो आपको क्या चाहिए होता है बेटा, मानचित्र चाहिए होता है। तब आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है उस केस में, मानचित्र की। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अभी देखिए, मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब आपको समझ में आया। मानचित्र आपने देखा होगा ना, मैप, इंडिया का मैप देखा होगा, वर्ल्ड का मैप देखा होगा। मैप को ही क्या बोलते हैं बच्चों, मानचित्र बोलते हैं। इंग्लिश में जो मैप होता है, मैप लिखते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, मानचित्र। तो आपसे कोई पूछे मानचित्र मैप होता क्या है, तो आप कहोगे कि पृथ्वी की सतह, मानचित्र क्या है, पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग, मतलब जैसे हमारे भारत देश का, पैमाने के माध्यम से, किसके माध्यम से बच्चों, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर, चपटी सतह मतलब कोई एक पेपर पर, कोई एक पेपर पर चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। तो खींचा गया चित्र क्या कहलाता है बच्चों, मानचित्र। तो यहाँ पे अगर हमारे भारत का कोई मैप बना के दे दे, ऐसे करके मैप बना के दे दे, तो इस तरह से, ये तो मैंने उल्टा सीधा सा बन गया है, लेकिन ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा मानचित्र कहलाएगा। तो आपको मानचित्र की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का, मेरे साथ बोलिए, पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से, पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। तो आपको मानचित्र की डेफिनेशन याद हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये आप याद रख लेना, ये पेपर में आएगा आपके में। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। कोई भी गोलाकार सतह है, जैसे ग्लोब है, उसको आप चपटा नहीं कर सकते ना। हाँ, वही बात बता रहा है। तो मानचित्र पे आप खींच सकते हो। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। आपने एटलस का नाम सुना है, एटलस मानचित्र। एटलस क्या होता है, ये मानचित्र की बुक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पेपर, बहुत सारे, जो हर पेज पे एक मानचित्र बना होता है। कभी मान लो भारत का, कभी किसी और किसी राज्य का, कभी वर्षा का वितरण, हर चीज का मतलब उस पर वितरण दिया जाता है, हर चीज का वर्णन होता है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों, मानचित्र, एटलस कहलाता है। तो आपको क्या समझ में आया, एटलस क्या है। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं तब क्या बन जाता है, एटलस।
एटलस विभिन्न प्रकारों एवं अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर क्या होता है, आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें कई ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है मानचित्रों से। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र के अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रकार। तो आपको मानचित्र और ग्लोब में अंतर पता चला। मानचित्र क्यों उपयोगी होता है, किस किन कंडीशंस में मानचित्र उपयोगी होता है, ग्लोब उपयोगी नहीं होता, ये आपको पता चलेगा। और एटलस क्या होता है ये आपको पता चला। तो 3 चीज पता चलेगी आपको, मानचित्र, ग्लोब और एटलस। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मानचित्र के प्रकार। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मानचित्र के प्रकार। एक होता है भौतिक मानचित्र और एक होता है राजनीतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र का मतलब क्या है, भौतिक को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल। तो थोड़ा सा नीचे आइए, कहीं कहीं ये यहाँ लिख देता हूँ। भौतिक क्या होता है, फिजिकल, फिजिकल मैप। ठीक है। तो भौतिक मानचित्र में क्या होता है, भौतिक स्थितियां आपको पता चलेंगी, यानी कि जैसे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति। पृथ्वी पर क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था, पर्वत होते हैं, कहीं कहीं पठार होंगे, मैदान होंगे। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं पर्वत, पठार, मैदान। नदियां होंगी, आप नाम तो सुने होंगे ना, महासागर होंगे। ये सब क्या है बच्चों, इन ये जब जो प्राकृतिक आकृतियां, ये हमने नहीं बनाई है, ये क्या प्राकृतिक आकृतियां हैं। ये कौन सी आकृतियां हैं बच्चों, प्राकृतिक आकृतियां। तो जो पृथ्वी पे पाई जाती हैं, तो जो पृथ्वी पे पाई जाने वाली जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, इनको दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है, इनको दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र। क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र। यहाँ तक आपको समझ में आया, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, भौतिक का उच्चावच मानचित्र, उच्चावच मानचित्र। अगला है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, अब देखो, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको भौतिक मानचित्र समझ में आ गया। भौतिक मानचित्र में भौतिक चीजें जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, ये सब मिलेंगे जो प्राकृतिक चीजें हैं। लेकिन राजनीतिक मानचित्र का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में क्या क्या मिलेगा आपको, राज्य, ठीक है, नगर, शहर, गांव। जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, आपका जैसे हम भारत देश है, आप मान लो उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य का एक मानचित्र होगा, उसमें भी आपका जो नगर होगा उस नगर का एक मानचित्र होगा। आपका अगर शहर है तो उस शहर का मानचित्र होगा, गांव है तो गांव का भी मानचित्र होगा। तो और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं बच्चों, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये डेफिनेशंस आपको याद करनी है कि भौतिक मानचित्र में और राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर है। तो आपको पढ़िए मेरे साथ। भौतिक मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी और महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। और राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं बच्चों, राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों, ये भौतिक मानचित्र हो गया, राजनीतिक मानचित्र हो गया। अभी हम जाते हैं थीमेटिक मानचित्र। नाम देखिए, ये क्या है, थीमेटिक। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को कहते हैं थीमेटिक। देखो थीमेटिक, थीमेटिक मानचित्र। तो अभी तक हमने 2 तरह के मानचित्र देखे, राजनीतिक और भौतिक। अब एक नया मानचित्र आया, थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है कि जैसे कोई मानचित्र है, कोई एक मैप है जिसमें सड़क का मैप बनाया हुआ है, पूरे भारत देश में सड़क का जाल बताया हुआ है कि कौन सा रोड, नेशनल हाईवे कहाँ से निकल रहा है, उसमें केवल सड़क की जानकारी मिलती है। तो उस तरह का मानचित्र क्या कहलाएगा बच्चों, सड़क मानचित्र। तो उसमें आपको किस तरह की जानकारी मिल रही है, सड़क के बारे में। अब कोई एक मैप है जिसमें केवल वर्षा के बारे में बताया कि कौन से राज्य में कितनी वर्षा हो रही है, कहाँ किस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा हो रही है। तो ऐसा मानचित्र वर्षा के बारे में बता रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, वर्षा मानचित्र बोलेंगे। वन मानचित्र, केवल मान लो कि वन जो है हमारे, वन या उद्योग है, उनके बारे में बता रहा है बच्चों कि कहाँ पे कितने उद्योग है, कितने प्रतिशत उद्योग कहाँ पे है। तो इस तरह का जो मानचित्र होगा वो क्या कहलाएगा, वन और उद्योग का मानचित्र। तो इस तरह के जो मानचित्र जो क्या करते हैं, विशेष जानकारी देते हैं, केवल सड़क के बारे में दे रहा है, वर्षा के बारे में दे रहा है, वन उद्योगों के बारे में दे रहा है। इस तरह के जो मानचित्र होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों, थीमेटिक मानचित्र बोला जाता है। तो आपको थीमेटिक मानचित्र का मतलब समझ में आ गया। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के अब 3 घटक हैं। अभी तक हमने मानचित्र पढ़ा, अब मानचित्र के हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, घटक। तो मानचित्र के बच्चों 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मानचित्र के घटक याद रख लेना आप, ये पेपर में पूछ सकता है।
इंपॉर्टेंट बन जाता है। मानचित्र के 3 तरह के मानचित्र पढ़ लिए हमने। मानचित्र के 3 घटक हो गए, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब देखो सबसे पहले हम दूरी पढ़ते हैं। दूरी, अब दूरी वैसे तो आप जानते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह की जो भी दूरी होती है, जैसे ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ये क्या होती है बच्चों, दूरी। यहाँ पे राम का घर है, यहाँ श्याम का घर है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, कुछ दूरी होगी, तो वही दूरी कहलाती है। मानचित्र क्या होता है बच्चों, एक आरेखण होता है। मानचित्र क्या है, एक आरेखण होता है। आरेखण मतलब समझ में आएगा आपको कि किसी चीज को किसी चीज पे लिख के बताना या समझाना या ड्रॉ करना, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। आपको पता है ना, पूरा जो वर्ल्ड है वो इतने पे विश्व का मानचित्र आ जाता है पूरा। तो अगर इतने पे विश्व का मानचित्र आप पूरे इस पे बना दे रहे हो, एक पेज पे विश्व का मानचित्र बना दे रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि आप छोटे पैमाने पे खींच रहे हो। आप क्या कर रहे हो, छोटे पैमाने पे खींच रहे हो, तभी तो आप पूरे विश्व को एक कागज पे बता पा रहे हो, क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ा है। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये आप यहां से यहां तक डेफिनेशन ले लेना। पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे ढंग से समझेंगे, इसको आपको समझ में आएगा ये चीजें, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये मान लो कि हमारा मैप है, ठीक है, वर्ल्ड, मान लो भारत का मैप बनाने जा रहे हैं, सपोज करिए हम भारत का मैप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत का अगर हम मैप बनाने जा रहे हैं तो ये अगर हम ऐसे बनाते हैं कि, ठीक है, यूं करते हुए और यूं करते हुए और यूं करते हुए यूं ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से इस तरह से मान लो भारत का ये हमने मैप बना दिया, सपोज करो। इसमें मान लो कि यहाँ पे ये गुजरात का एरिया है और यहाँ पे हमारा राजस्थान का एरिया है। तो अगर हम इसको कोई रैंडमली हम ऐसे बना दें कि ये पूरा इसको पूरे को गुजरात बना दें और राजस्थान कहीं इधर बढ़ा दें, तो वो तो इसकी वास्तविक चीज़ों को नहीं बता पाएगा ना। तो अगर हमें इनकी वास्तविक दूरी और वास्तविक अनुपात को बताना है तो हम क्या करेंगे, पैमाना लेंगे। पैमाने के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि 1 सेंटीमीटर मतलब कितने किलोमीटर को बता रहा है, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में हम दूरी ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, इसकी वास्तविक दूरी, वास्तविक स्थिति बन पाएगी हर राज्य की, हर जगह की, ठीक है। या फिर मान लो हम सड़क मानचित्र बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे नेशनल हाईवे हमने बना दिया, अब उसको हम यहाँ तक ले गए जबकि वो है यहीं तक, तो उसकी वास्तविक दूरी आपको कैसे पता चलेगी, उसके लिए हम पैमाना लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, हम पैमाना लेते हैं, जिससे उसकी वास्तविक स्थिति पता चले। तो वही कहा गया है कि पैमाना क्या होगा कि वो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई जो दूरी है उनके बीच का अनुपात होता है, जिससे क्या होगा कि ये वास्तविक लगे, ठीक है। अब आप मैप कुछ भी बना दोगे, जैसे मैंने ये थोड़ा सा गंदा सा बनाया है, लेकिन आपने मानचित्र पे देखा होगा, मानचित्र पे तो बिल्कुल एकदम सटीक ड्रॉ होके आता है ना। तो ये क्या बिना पैमाने के बनाया गया है। ये जो मैप है इसमें कोई पैमाना नहीं लिया है, लेकिन जो मानचित्र आप देखते हो उसमें क्या पैमाना लिया जाता है। तो आप देखना वहां पे कॉर्नर में यहाँ पे कहीं पैमाना लिखा रहता है, तो उस पैमाने के हिसाब से वो बनाया जाता है, इसलिए वो इतना सटीक ड्रॉ होके आता है और आपको वास्तव में लगता है कि वो भारत का नक्शा या वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है। अगर आप बिना पैमाने के बनाओगे तो ये कच्चा चित्र है एक तरह से, ये बिना पैमाने के बनाया है मैंने, ठीक है। ये इतना वास्तविक नहीं लग रहा आपको, इसलिए क्या लग रहा है, इतना वास्तविक नहीं लग रहा। इसलिए पैमाने से बनाने पर क्या है कि जो आपका मानचित्र होता है वो वास्तविक लगता है। तो पैमाना क्या होता है बच्चों, स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई जो दूरी है उसके बीच का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी मान लो 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से दूरी से व्यक्त किया जाता है। मान लो कि आपका मैप बनाया, आपका यहाँ पे मान लो कि घर है और आपका मान लो यहाँ पे क्या है, विद्यालय है। इन दोनों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो 10 किलोमीटर है, लेकिन आप मानचित्र पे तो दिखा नहीं सकते ना। आप एक पेपर पे कैसे दिखाओगे 10 किलोमीटर, तो आप क्या कर दोगे, आप ऐसे लिख दोगे 2 सेंटीमीटर। तो आपने 2 सेंटीमीटर दूरी ले ली, तो आप कैसे करोगे कि 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10 किलोमीटर। तो जो आपका पैमाना होगा वो कितना हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो आप लिखोगे कि पैमाना हमने लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, यानी कि आपके इस पूरे नक्शे में जहां पे भी 1 सेंटीमीटर दूरी होगी उसका मतलब क्या होगा कि वो 5 किलोमीटर है। ये होता है पैमाना, आप समझ गए।
जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। मान लो कि यहाँ से यहाँ पर राम का घर है, उस यहाँ पे लिखा है 3 सेंटीमीटर, तो आप बताओ कितनी दूरी होगी। तो आप कह दोगे जब 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है तो 3 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3 यानी कि 15 किलोमीटर, है कि नहीं बच्चों। ये तो बहुत आसान था ना, आप बता पाओगे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बच्चे, छोटे पैमाने वाला मानचित्र। ठीक, ये आपको सुना है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से, यानी छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्या होगा। जैसे छोटे पैमाने वाले मानचित्र में हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर माना है, क्योंकि वर्ल्ड का मैप बना रहे हो है ना, वर्ल्ड का मैप बना रहे हो, देश का मैप बना रहे हो, तो उसमें तो बहुत सारे किलोमीटर आएंगे ना। तो अब अगर आप छोटा पैमाना नहीं लोगे तो वो एक कागज पे कैसे दिखा पाओगे। जबकि गांव का है तो गांव में तो क्या मीटर्स में भी चल जाएगा, क्योंकि गांव इतने बड़े नहीं होते। तो 500 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो जो गांव का जो पैमाना होगा वो क्या होगा, बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो ये आपको समझ में आया, छोटे पैमाने वाले मानचित्र क्या होते हैं और बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या होते हैं। जब आपको बड़े देशों को, बड़े क्षेत्रफल को मैप पे दिखाना होता है तो वहां पे छोटे पैमाने वाला मानचित्र लिया जाता है। और जब आपको जैसे कि छोटा क्षेत्रफल को दिखाना, जैसे गांव या शहर को, तब आप बड़ा पैमाना यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो छोटे पैमाने मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं, क्योंकि वो डिटेल में बनाते हैं, वो दूर दूर तक बनाते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा जानकारी, ज्यादा जगह रहती है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया। ये देखो जैसे इसने बनाया हुआ है किसी ने, ये सामुदायिक केंद्र है, ये पेड़ है, ये खेल का मैदान है, ये विद्यालय है, ये कुआं है, ये करीम का घर, ये शीला का, ये विकास का, ये दुकान है, ये पोस्ट ऑफिस है, और ये पूरा क्या है बच्चों, रास्ता बनाया हुआ है उसने, पूरा ये रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता बनाया हुआ है इस तरह से। तो इसमें क्या पैमाना, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो आप अगर नापोगे, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये जो सड़क है ये कितनी चौड़ी है, 10 मीटर चौड़ी है। आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से करीम के घर से इसकी दूरी, विकास के घर की दूरी, ये 2 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। तो आपकी करीम से विकास के घर की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, ना कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप बता सकते, नहीं बता सकते। इस तरह से ये पैमाने का यूज होता है। ठीक, एक्चुअल आपको पता चलती है स्थिति। और पैमाने पे हमेशा दिशा बताई जाती है, ऐसे ये उत्तर, ये दिशा जरूर बतानी है। और मैंने आपको बताया था उत्तर हमेशा ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, ये गांव का ये मानचित्र बनाया हुआ है। अब देखो दिशा जो होती है, ये उत्तर इधर है, दक्षिण है पैमाने पे, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर पूरब होता है, ये दक्षिण पूरब है। ये उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब हो गया। तो मैंने आपको दिशाएं बताई थी ना। अधिकतम मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, आप मेरा पिछला वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि अगर हमें उत्तर का पता है तो ये पूरब, पश्चिम और दक्षिण पता लगा सकते हैं। और बच्चों अगर आपको भी पता है कि कैसे पता लगाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके बताना कि ये कैसे पता लगाते हैं। अगर आपको उत्तर पता है तो दक्षिण, पूरब, पश्चिम कैसे पता चलेगा। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिक् बिंदु कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, प्रधान। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, ये क्या कहलाएंगे, प्रधान दिक् बिंदु। जबकि इनके बीच वाले जो होंगे, बीच में भी 4 दिशाएं होंगी। जैसे उत्तर और पूरब के बीच में क्या होगा, उत्तर पूरब। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूरब के बीच में बच्चों दक्षिण पूरब। तो ये भी दिशाएं होती हैं 4। ठीक है, यहाँ हो गया। कभी कभी बोलते हैं ना 10 दिशाओं, देखो 4 दिशा तो ये हो गई और 4 ये हो गई, बीच वाली 8, और एक ऊपर की तरफ, एक धरती की तरफ, एक आसमान की तरफ। इसलिए बोलते हैं 10 दिशाओं को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ। 10 दिशाओं का मतलब यही है बच्चों, 4 और 4 8 तो ये हो गई, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, 10 दिशाएं हो गई। ठीक है, बाकी दिशाएं एक्चुअल में होती 4 ही है। ठीक है, हम 4 ही दिशाओं को जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ये क्या है बच्चों,
ये क्या है? दिक्सूचक। आपने ऐसा कोई यंत्र देखा है? दिक्सूचक यंत्र। ये क्या बताता है? दिशा के बारे में बताता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिशाओं का पता लगाइए। विकास से के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा। देखो बच्चों, विकास के घर से खेल के मैदान और सामुदायिक केंद्र की दिशा। विकास का घर ये है, खेल का मैदान। अब विकास के घर से खेल का मैदान और सामुदायिक केंद्र, देखो सामुदायिक केंद्र तो सीधा है, तो उत्तर दिशा में है, लेकिन खेल का मैदान जो है, अगर ये उत्तर है, ये विकास के घर ये है, इससे ये उत्तर है, नॉर्थ हो गया, ये क्या इधर पूरब है, तो ये है खेल का मैदान, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। तो कौन सी दिशा हो जाएगी आपके खेल के मैदान की बच्चों? उत्तर पूरब। ठीक है, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक्सूचक क्या होता है बच्चों? ये जो मैं यंत्र दिखा रहा था ना आपको यहाँ पे, ये रहा, ये क्या होता है? आपने ऐसा देखा होगा, एक मैग्नेट बोलते हैं इसको, है ना, मैग्नेटिक जो वो होता है, ये दिक्सूचक यंत्र होता है। ये क्या बताता है? दिशा को बताता है, क्योंकि इसमें एक सुई लगी रहती है, एक ऐसा मैग्नेट होता है, ये सुई जो होती है, ये हमेशा उत्तर दिशा में रुकती है, तो आपको उत्तर दिशा का पता चला जाता है। एक ऐसे डायल होता है मैग्नेट का, और इसमें एक सुई होती है, ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। तो अगर आपको पता है कि ये उत्तर है, तो आपको पता चल जाएगा इधर राइट में क्या होगा। अगर ये हमारा उत्तर है, तो इधर क्या होगा? पूरब, और इधर क्या होगा? पश्चिम, और पीछे के पीछे क्या होगा? दक्षिण। तो आपको दिशाएं पता चल जाएगी, नहीं चलेगी? इसका पुराने समय में बहुत यूज किया जाता था दिक्सूचक यंत्र को। जब पुराने समय में, जब ऐसे मान लो जीपीएस नहीं था, मोबाइल नहीं थे, ये सब नहीं थे, तब आपको दिशा का पता लगाने के लिए जो नाव बाब में जाते थे या फिर यात्राएं करते थे, उन लोगों की इसका यूज करते थे। आपने देखा होगा मूवियों में भी, जेब में रखते थे एक घड़ी सी, तो उससे ये देखते थे कि दिक्सूचक यंत्र से कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उस हिसाब से वो अपनी जिस दिशा में उनको जाना होता था, मान लो उनको कहीं और जाना है या किधर जाना है, तो वो अपनी दिशा का पता किससे लगाते थे बच्चों? दिक्सूचक यंत्र से। तो ये आपको पता चल गया, किसी स्थान की दिशा का पता किससे लगाते हैं? दिक्सूचक यंत्र से। ये एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा क्या होती है? उत्तर दक्षिण, यानी कि उत्तर और इधर एक पीछे की साइड रहेगा तो दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण में रुकेगी। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। दिक्सूचक यंत्र आप बता दोगे। अब आते हैं प्रतीक। ठीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, दूरी और दिशा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा चीज, प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों एवं रेखाओं का उपयोग करके दिखाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते, आप किसी से भी दिशाओं के बारे में पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखो, आपने देखा होगा मानचित्र पे ऐसे देखो, सड़क, जैसे ये सड़क है, सड़क को कैसे दिखाते हैं मैप पे? ऐसे, ये पक्की सड़क को दिखा रहा है, ऐसे ये पक्की सड़क है, लेकिन ऐसे तोड़ तोड़ के बना रखी है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कच्ची सड़क। तो ये क्या हो गया? प्रतीक हो गया। पक्की सड़क को कैसे दिखाया जा रहा है? ऐसे। कच्ची सड़क को ऐसे। ये देखो, इस तरह की जो सीमाएं बनी होती हैं, इस तरह की, एक डैश एक डॉट, एक डैश एक डॉट, ये होती है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। फिर देखो यहाँ पे छोटी डैश हो गई, पतली डैश हो गई, तो डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, ये हो गई राज्य सीमाएं, और डैश 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 ये होगी जिले की सीमाएं। ठीक है, इस तरह का जो मैप पे कहीं ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? पुल है। वो क्या बना हुआ है? पुल बना हुआ है। इस तरह का देखो, ये एक नहर निकाल के ले जा रहे हैं, इसमें से एक नहर ले जाए जा रहे हैं, ये क्या नहर बनाने का वो है। ये क्या दिखा रहा है बच्चों? तालाब दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? कुआं दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? नदी है। ये बताओ क्या है बच्चों? ये आप देख के बताओगे, ये मंदिर है, यहाँ पे क्रिश्चियन वाला प्लस का साइन बनाया है, तो ये गिरजाघर है। ये क्या है? मस्जिद है। ये क्या है? छतरी बनाई हुई है। पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस। ये पुलिस स्टेशन, पीएस लिखा है। ये बच्चों क्या दिखा रहे हैं? पेड़ दिखा रहे हैं, ये घास दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह का बना हुआ कब्रिस्तान है, ये बस्ती है, लोग रह रहे हैं। ये इस तरह का आप देखोगे कि रेलवे की लाइन है, बड़ी लाइन। ये दिखाता है मीटर लाइन, जो छोटी वाली लाइन होती है। ये किसको दिखा रहा है बच्चों? रेलवे स्टेशन आ रहा है। ये सब क्या है मैप पे? ये मैप पे इस तरह के चित्र बनाना तो आसान नहीं होता ना। वो क्या कर, मतलब ये लिखना तो आसान नहीं होता ना कि नहर है, ये है। तो वो क्या करते हैं? ऐसे फोटो बना देते हैं, कहीं पे पीएस लिख देंगे, तो पीएस लिख देंगे, आप समझ जाओगे कि ये क्या? पुलिस स्टेशन है। ठीक है, इस तरह का साइन बना देंगे, मतलब वो क्या है? बस्ती है। इस तरह का साइन बना देंगे, मतलब वो क्या है? कुआं है। तो यही होते हैं प्रतीक। ठीक है, प्रतीक जो है मानचित्र पे बनाए जाते हैं, जिससे हम उनकी जानकारी ले सकते हैं, उनके बारे में हम समझ सकते हैं, क्योंकि हर चीज को लिखना आसान नहीं होता।
मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा होती है और ये पूरे वर्ल्ड में सेम होगा, जिसे आसानी से हम समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहा जाते हैं, यानी ये क्या कहे जाते हैं बच्चों, रूढ़ प्रतीक। अब आप इसका मतलब जान लेना, रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं, मतलब जिनको जो पूरे विश्व में सेम यूज किए जाते हैं। विभिन्न रंग, अब रंगों का भी प्रयोग करते हैं प्रतीकों के रूप में, जैसे कि नीला रंग। नीला रंग किसको दिखाता है बच्चों, जलाशय को। देखो ये दिख रहा है नीला रंग, ये नदी को दिखा रहा है, मतलब जलाशयों को दिखाता है। भूरा रंग किसको दिखाता है बच्चों, पर्वतों को। आप जो है फिजिकल भौतिक वाला मानचित्र देखना और उसमें जो पर्वत होंगे उनको देखना, वो भूरे रंग से दिखाए होंगे। पीला रंग किसके लिए होता है बच्चों, पठारों के लिए। हरा रंग मैदानों के लिए, इसके लिए होता है बच्चों, मैदानों के लिए। तो ये आपको पता चल जाएगा। कहीं पे अगर नीला रंग बना हुआ है मतलब आप अच्छी तरह समझ जाओगे यहाँ पानी है, यानी जलाशय भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है। भूरा रंग दिख गया मतलब बच्चों क्या है, पर्वत। पीला रंग मतलब पठार और हरा रंग मतलब बच्चा मैदान। ठीक है, देखो हरा रंग मतलब मैदान, घास, सही बात है। नीला रंग मतलब पानी, ये तो याद रख ही लोगे। अब भूरा मतलब पर्वत और पीला मतलब पठार। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे रेखा चित्र। अब हम किस पे आ गए, रेखा चित्र। मानचित्र हमने देख लिया, मानचित्र हमने देखा बच्चों क्या क्या होते हैं, मानचित्रों के प्रतीक देख लिए हमने। तीन प्रतीक मानचित्रों के, तीन वो होते हैं घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये भी हमने देखे। मानचित्र किस तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, ये सब हमने जाना। पैमाना हमने जाना, ठीक है बच्चों। रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं ये हमने जाने। और नीले रंग का प्रयोग किसके लिए होता है, भूरे रंग का किसके लिए होता है, पीला रंग किस लिए होता है, हरा रंग किस लिए होता है, ये हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे रेखा चित्र। देखो बच्चों, रेखा चित्र क्या है, एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अब रेखा चित्र में पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आप ध्यान रखना। रेखा चित्र में पैमाना नहीं होता, इसमें लिखा ना पैमाने पर आधारित नहीं होता, ये याददाश्त पर और स्थानीय प्रेक्षण पर। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो अब आपको बताते हैं रेखा चित्र मानचित्र क्या होता है। जैसे बच्चों रेखा चित्र मानचित्र जो है वो याददाश्त पे आधारित है, पहले नंबर तो ये, ठीक है। और एक कच्चा चित्र होता है एक तरह से, ठीक, कच्चा आरेख होता है या कच्चा चित्र बोल सकते हैं, कच्चा आरेख, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपको बताना है अपने दोस्त को कि मेरा घर कहाँ पे है, तो आप कहोगे कि देखो यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, यहाँ एक दुर्गा मैया का मंदिर है, यहाँ से एक रास्ता आ रहा है, इस रास्ते पे सीधे आना, ठीक है, वहाँ पे एक घर मरेगा, वहाँ पानी का नल है, ठीक है, पानी के नल से ऐसे राइट मुड़ जाना और फिर यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ पे मेरा घर आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, ये मेरा घर आ गया, ठीक। अब आपने ये जो फोटो बनाया इसमें किसी पैमाने का प्रयोग किया नहीं, ये केवल आपने अपनी याददाश्त पे बनाया और ये क्या है, एक कच्चा आरेख है, ठीक है। इसी को बोला जाता है रेखा चित्र। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, रेखा चित्र बोला जाता है, ठीक। इससे केवल आप एक रास्ते की जानकारी दे सकते हो या कच्चा आरेख बता सकते हो, किसी के सापेक्ष में बनाते हैं बस इसमें कि ये यहाँ मंदिर था, यहाँ पे नल था और यहाँ से ऐसे रास्ता, और एक रास्ता यहाँ से ऐसे जा रहा है, इस पे आपको नहीं मुड़ना है, ठीक है, नहीं तो हमारे दूसरे घर पहुंच जाओगे आप। ये क्या हुआ बच्चों, आपने एक अच्छा चित्र बनाया, इसी को कच्चा आरेख बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रेखा चित्र मानचित्र। तो इसमें पैमाना प्रयोग नहीं होता रेखा चित्र मानचित्र में। तो आपको समझ में आ गया, ये केवल याददाश्त पर आधारित है, पैमाने पर आधारित नहीं होता, ये कच्चा आरेख होता है। अब आते हैं खाका। मानचित्र पढ़ लिया, रेखा चित्र पढ़ लिया, अब आते हैं खाका। एक छोटे क्षेत्र का एक बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं देखा जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। यानी खाका में पैमाने की जरूरत है, खाका में पैमाना होता है लेकिन बड़ा पैमाना होता है। कौन सा पैमाना होता है, बड़ा पैमाना। जब हमें बहुत छोटी छोटी जानकारी चाहिए तब हम क्या करते हैं, खाका खींचते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने वाला जो रेखा चित्र है, आप कह सकते हो खाके की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र। बड़े पैमाने वाला जो रेखा चित्र है वही क्या कहलाएगा बच्चों, आपका खाका कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका खाका कहलाएगा, ठीक है। जब आपको डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी डिटेल में आपको पढ़ना है, तब आपको क्या चाहिए होता है, खाका चाहिए होता है। सॉरी। अब देखिए बच्चों,
मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? अब आप बताओ बच्चों क्या क्या है मेरे साथ में? दूरी, दिशा और प्रतीक। बताया था मैंने आपको। पहला क्वेश्चन हो गया। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व और पश्चिम। ये भी हो गया। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? पैमाना क्या होता है? जो वास्तविक दूरी होती है और जो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी है, उनके बीच का अनुपाती क्या होता है? पैमाना होता है। ये आपको पता ही है, मैंने डेफिनेशन बताई थी। पैमाना आप लिख लेना। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्योंकि मानचित्र में हम क्या है, डिटेल में दिखा पाते हैं। जब हमें किसी देश, राज्य, इनका वो करना होता है, अध्ययन करना होता है, तब मानचित्र बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। दूसरी वो है कि मानचित्र क्या है, पैमाने पर बनाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए भी वो ज्यादा सहायक होते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच में अंतर बताओ बच्चों। मानचित्र और खाका के बीच में क्या अंतर है? मानचित्र पैमाने पर खींचा जाता है, खाका भी पैमाने पर किया जाता है, लेकिन खाके में क्या होता है, बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है। खाके में क्या है, बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी हो गया। और हमें कोई एक छोटे से क्षेत्र का, बहुत छोटे क्षेत्र का हमें विस्तृत जानकारी चाहिए होती है, तब हम खाका खींचते हैं और बड़े पैमाने पे। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? बताओ बच्चों, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो थीमेटिक। कौन सा बच्चों? थीमेटिक मानचित्र। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? ये मैं आपको बताया था प्रतीक वाले में। ये वाला जो है प्रतीक वाला, कहाँ है? ये रहा प्रतीक वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें लिख सकते हैं मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के अध्ययन में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। आप लिख सकते हो कि प्रतीकों के इस्तेमाल द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इसका अध्ययन करना आसान होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे भवन, सड़कों, पुलों, इनको, कुओं को दिखाना मानचित्र पर आसान नहीं हो सकता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छाया और इनको इनकी उपयोग करके दर्शा जा सकती है। तो यहाँ से ले देना आप, किसी भी मानचित्र वाला, यहाँ से लेके और यहाँ तक, बस ये यहाँ से लेके बच्चों और यहाँ तक का आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होगा? थीमेटिक होगा, आपको पता ही है। नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जलाशय के लिए किया जा सकता है ना। और पर्वतों के लिए भूरा, और मैदानों के लिए कौन सा होता है? हरा, ठीक है। और पठारों के लिए पीला, ठीक है बच्चों, पीला पठारों में। दिक्सूचक का उपयोग क्या होता है? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ये तो है ही। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, ठीक है। रेखा चित्र के लिए तो पैमाना आवश्यक नहीं होता ना, नहीं, प्रतीक तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अभी अब हम क्या है कि अगली क्लास में 5वां जो चैप्टर है वो फिनिश करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम धीरे धीरे पूरी ज्योग्राफी क्लास 6 की जल्दी ही खत्म करेंगे। उसके बाद हम 7th पढ़ेंगे, फिर 8th पढ़ेंगे, क्लास 6 की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हम इतिहास को भी पढ़ेंगे, और सामाजिक विज्ञान है वो भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे। हम सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, आप टेंशन मत लीजिए। आप केवल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अभी हमारा जो अगला चैप्टर है वो क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसके बारे में जानेंगे। इसमें हम क्या, वायुमंडल, क्षोभमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, भूमंडल, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।